चले तो अब बस इधर देखो, अब इसके लास्ट के 2 लेक्चर है अब, ठीक है, आज और अगर कल, अगर मैं आया कल तो सर आपको बर्थडे कल देखते हैं, कल ही इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, इसके बाद स्वीक उठाते हैं, ठीक है। आज सुबह सुबह पहले इसका चेहरा देखेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन, मैं क्या करूं, विजुअलाइजिंग द नेशन, टॉपिक का नाम विजुअलाइजिंग द नेशन, क्या प्रीवियस है, विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है। अच्छा पहले इसको समझेंगे इस टॉपिक को, बस सारे लोग इधर देखेंगे। विजुअलाइजिंग द नेशन, अगर हमें कोई ऐसा चीज़ दिखाना होगा, से फॉर एग्जांपल हमें नेशन को दिखाना होगा, कैसे दिखाएंगे इसको समझ लेना। नेशन को हमें दिखाना है, हम उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, ठीक है ना। नेशन को बात कोई नहीं करेगा, नेशन को दिखाना है कैसे दिखाएंगे, इसी टॉपिक में हम समझेंगे कि उस टाइम पे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हुआ करते थे ना, वो किस तरीके से विजुअलाइज होते थे। विजुअलाइज कैसे होते थे, कुछ एलिगोरीज का यूज़ करके। एलिगोरीज मीन्स कोई इधर देखो सब, आप लोग क्यों नहीं सुन रहे? मैं फिर से बोल रहा, अगर फिर से कहीं से बात है ना, उसको मैं वहीं पे बाहर निकालूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेशन को दिखाना था, विजुअलाइज करना था। एवं नेशन को ही नहीं, और भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ऐसे थे जिनको विजुअलाइज कराना था, है ना। तो करना क्या होता था, एलिगोरीज का यूज़ होता था उस टाइम। अभी हम कुछ जो है इलस्ट्रेशंस इसके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। देखो से फॉर एग्जांपल हम इंडिया में अभी रह रहे हैं, और हिंदुस्तान में जैसे आज आपको पता ही है, भारत माता की जय, है ना, सब बोलते हैं। तो असल में जो भारत है ना, भारत, इंडिया एक नेशन है। इसको विजुअलाइज हम कैसे करेंगे, तो विजुअलाइज इसको इस तरीके से, इस इमेज के थ्रू इसको विजुअलाइज किया गया। जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया को बचाना, मैं कैसे बचाऊंगा, ऐसे पकड़ के बचाऊंगा थोड़ी नहीं, ये बोल रहे हैं कि हम इसकी एक इमेज बना लेंगे, वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट इमेज, ठीक है ना। इस इमेज बनाने को या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को किसी चीज़ में विजुअलाइज करना, चाहे आप ये सॉन्ग में इसको विजुअलाइज करोगे, चाहे आप किसी पिक्चर में इसको विजुअलाइज करोगे, इसको बोलते हैं एलिगोरीज, ठीक है ना। यही है आज का टॉपिक। आर्टिस्ट्स इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। आर्टिस्ट जो थे ना, जैसे हमने इस चैप्टर में पहले ही दिन जो पहला पेज था, उसमें जो हमने फ्रेडरिक सूरियो की एक जो इमेजिनेशन वाला जो पोर्ट्रेट उसने बनाया था, किसका, जैसे उसने दिखाया था कि यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो किस तरीके से जो नेशन स्टेट बनने की ओर जा रहे थे। उसमें हमने देखा था लिबर्टी का उन्होंने एलिगोरी बनाया था। उधर हमने देखा था उसमें जो मोनार्कियल सिस्टम था, डिक्टेटरशिप, वो नीचे पड़ा हुआ था। उसने देखा था कि किस तरीके से जो सेंट्स वगैरह खुश हो रहे हैं ना, असल में वो थोड़ी वैसा है, नहीं वैसा नहीं है। वो असल में कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लोगों को समझाना चाहता था, कोई आर्ट बना के, कोई पेंट या पिक्चर बना के, ठीक है ना। सेम वे में जो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला कि हम किस तरीके से जो एक नेशन स्टेट को बना लेंगे, हम किस तरीके से नेशन स्टेट को दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। जितने भी नेशंस है ना, उसको जो भी पोर्ट्रेट कर रहा था, दैट मीन्स दिखाने की कोशिश कर रहा था ना, वो उसको मेल फिगर नहीं बनाता था। वो इसको एज्यूम करता था कि नेशंस आर फीमेल्स, और उसको फीमेल फिगर में दिखाने की कोशिश करता था। दैट्स वे आज के दौर में भी है ना, जंग चला ना, बोलो भारत माता की जय, है ना। ये भारत माता है क्या, असल में ये वही है, फीमेल फिगर है, जिस फीमेल फिगर से ये पता चलता कि ये इंडिया है। आया समझे। तो वैसे ही यहाँ पे नेशंस को पोर्ट्रे किया जाता था फीमेल फिगर्स में। अब कौन से फीमेल फिगर्स में, जैसे इंडिया करेगा इस वाली फीमेल फिगर में, है ना। जर्मनी का होगा अपना कोई सिस्टम, इंडिया इस वाले में क्यों, क्योंकि यहाँ से जो इंडिया का रिलीजन है ना, कल्चर है ना, वो इस तरीके से इससे टच है, इससे रिलेटेड है ना, है ना, भगवान से रिलेटेड है। तो इन्होंने इसको माता में बना लिया। वैसे ही जर्मनी में देखेंगे कि उन्होंने क्या बनाया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है 18th और 19th सेंचुरी में जो भी आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने नेशन को
एज फीमेल फिगर में दिखाने की कोशिश की। आया समझ? तो इट्स सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिनकी कोई इमेज नहीं होती थी और अब इनको लोगों को समझाना है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो थे ऑफ द नेशन, अच्छा इस नेशन को एक कंक्रीट फॉर्म दी गई है, नेशन को थोड़ी वरना कंक्रीट फॉर्म थी। इंडिया था क्या ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इमेजिनरी कोई आइडिया है। इस आइडिया को कंक्रीट फॉर्म देने के लिए इन्होंने इस आर्ट का इस्तेमाल किया। ठीक है, द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी। एलिगोरी किसको बोलते हैं? एलिगोरी समझ लेना पहले। कोई भी सॉन्ग हो, कोई भी इमेज हो, पिक्चर हो, उसमें अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हम दिखाने की कोशिश करेंगे उसको बोलेंगे एलिगोरी। अब ये क्या हो सकता है सर? एलिगोरी कैन बी अ पिक्चर, इट कैन बी अ सॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, जिसमें हम एक नेशन को विजुअलाइज कराएंगे, लोगों को दिखाएंगे। जैसे कोई सॉन्ग होगा, जैसे भारत में लोग हैं वो मजबूत हैं, वो ये हैं वो ये हैं, चलो तारीफ करा, पंजाब के ये हैं, कश्मीर के ये हैं, तो सब जो है हम इसको एलिगोरी बोलते हैं। आया समझ? एलिगोरी है क्या? अब एलिगोरी वो है जिसमें हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लोगों को समझा रहे हैं थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू पिक्चर्स या और कुछ हम इस्तेमाल उसमें करें। अब देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये क्यों दिया गया था? क्योंकि नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे, लेकिन भारत माता कहाँ से बीच में आ गई? भारत माता इसलिए बीच में आ गई क्योंकि वी आर लिविंग इन इंडिया। हम इस भारत माता को अच्छे से समझ सकते हैं कि एलिगोरी क्या है। भारत माता एक फीमेल फिगर है जो पर्सोनिफाई करता है कि ये इंडिया है ना। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया, वरना हमें इसको सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है, भारत माता को भी लास्ट में उस चैप्टर में। अब देखो हम पढ़ रहे हैं यूरोप का, तो यूरोप में हम देखेंगे कि कौन सी एलिगोरीज उन्होंने यूज़ की और किस आइडिया की, किस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को वो समझा रहे थे। से फॉर एग्जाम्पल इसको हमने एक बार देखा भी था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। सबसे पहले आर्टिस्ट्स यूज्ड फीमेल एलिगोरी टू पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। द आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड सिंबल्स। अच्छा, एलिगोरी किसी भी ऑब्जेक्ट, सिंबल, सॉन्ग या कोई भी पिक्चर हम यूज करके लोगों को दिखाते हैं। आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो लोग क्या करते थे, लोगों ने इन्हीं सिंबल्स का यूज करके, आर्टिस्ट्स ने एक्चुअली इसको यूज करके लोगों को समझाया। से फॉर एग्जांपल रेड कैप क्या था? रेड कैप प्लस ब्रोकन चेन्स। जो बंधी हुई चेन थी ना, इसका ये पहले मतलब होता था कि बंधी हुई चेन का मतलब इंसान बंधे हुए हैं। ठीक है ना, इंसान जुल्म के आगे बंधे हुए। कोई ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, जिन्होंने लोगों को क्या किया है, जुल्म किया, दैट मीन्स लोग अब फ्री नहीं है। रेड कैप प्लस ब्रोकन चेन हमें उस टाइम ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रीडम का, लिबर्टी का। मिली थी कि नहीं? हाँ, मतलब इनको मिली थी उस टाइम? मिली ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में। देखो जब मैं इसको समझाऊंगा कि लोग अब इन चीज़ों का क्या इस्तेमाल करते थे, इससे क्या होता है। देखो एक वहाँ पे फ्रेंच में एक एग्जांपल हम देंगे। फ्रांस में एक ग्रुप था जो कि पीजेंट्स थे ना, उन बेचारों को पहला जो 1789 में रेवोल्यूशन आया उनको फ़ायदा ही नहीं मिला, क्योंकि वो मिडिल क्लास लोगों ने लाया। जो गरीब लोग थे वो तब भी वैसे ही बेचारे जुल्म के आगे ऐसे जी रहे थे, है ना। अब वो अभी भी उनको फ्रीडम नहीं मिली थी। अब जब धीरे धीरे जो रॉबस्पियर की हुकूमत आई, जब उस टाइम पे जो ये गरीब लोग थे उन्होंने बोला कि अब हम फ्री हैं, पीजेंट्स ने, गरीब लोग थे। पता कैसे फ्री खुद को दिखाया? ये एक तरीके का प्रोटेस्ट था, आप समझ लेना। से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया, रेड कैप उठाई, पहनी, मैं फ्री हूं, मैं नहीं मानूंगा कुछ भी। रेड कैप पहनना ही होता था कि जो भी उसको, जो वहाँ पे करंट गवर्नमेंट उस टाइम की थी ना, जब भी वो किसी बंदे को रेड कैप पहन के देखता था ना, उसको पता था कि ये बंदा रेवोल्यूशनरी है। आया समझ? ये हमारे खिलाफ बिल्कुल काम कर रहा है। असल में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। एक चीज़ होता है, यहाँ पे ध्यान रखो, एक चीज़ होता है कोई गन उठा के गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेगा। दूसरा चीज़ होता है कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करना जो गवर्नमेंट बैन करेगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट बैन करेगी। से फॉर एग्जाम्पल क्या हम यहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा सकते हैं रोज़ ईद का? नहीं ना, गवर्नमेंट बैन करेगी ना, वरना एंथम क्या है, ये कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड से थोड़ी कुछ होगा। लेकिन नहीं, जिसने बोला वो करेगा।
ये छा मेन कथ समझ। अगर हम नेशनल एंथम गाएंगे पाकिस्तान का, गवर्नमेंट माने मत मानेंगे। अच्छा, इंडिया का नेशनल एंथम वहाँ पे भी नहीं मानेंगे, सेम। अच्छा, दूसरी बात, चलो यहाँ पे इंडिया का नेशनल एंथम हम जो गा लेंगे, कोई उठेगा नहीं, सु कर तथ रेस्पेक्ट कि सु कर डिसरेस्पेक्ट, छोड़ेंगे उसको नहीं, एक्ट लगेगा, क्योंकि ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम। और अच्छा, रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, नेशन तो कुछ और है, ये क्या है, जना गना मना अधिनायक, मैं तर नहीं समझती किन, क्योंकि मैं कश्मीर हूँ, मैंने इसकी जो है लिरिक्स कभी समझे, फिर भी मुझे रेस्पेक्ट करना है। कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं ऐसे ही, वर्ड्स क्या है, दिस इज एलिगरी, जो नेशन को मुझे दिखाता है। पंजाब, सिंध, गुजरात है ना, कुछ बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं। तो असल में क्या एलिगरी है, जो मुझे असल में इस नेशन को समझाने के लिए काफ़ी हैं। आवाज़ समझ उसने कहा बदल का वर्ड सो है क्या पान इंट्रोड्यूस करित नहीं, ये यही है। जैसे यहाँ पे रेड कैप है और ब्रोकन चेन है, इसका मतलब था लिबर्टी। जब भी लोग अब प्रोटेस्ट करने के लिए फ्रांस में निकलते थे, एक तो वो रेड कैप पहनते थे और उनके जो प्ले कार्ड्स होते थे वहाँ पे ब्रोकन चेन ऐसे होता था, छना तुलान झंड पत लिखा अड़ लिखा वी वांट दिस वी वांट जस्टिस, तिम प्ले कार्ड तुलान ये तो पकान। इसका मतलब भी यही था, गवर्नमेंट से फ्रस्ट्रेशन कि नहीं ये तो फ्रीडम मांग रहे हैं। अच्छा, अगर एक बंदा ऐसे करेगा, रेड कैप पहनेगा और ब्रोकन चेन का प्ले कार्ड हाथ में लेता इस टाइम पे और बोलेगा कुछ भी नहीं, ऐसे बैठेगा, गवर्नमेंट को पता है कि इसके इंटेंशन क्या है। ये वांछा को समझ, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझा रहे हैं लोग, कैसे, सिंबल्स से। अब ये वांछा को समझ असल पर। अच्छा, नाउ वैसे ही ये हैं, ये तो आज भी चल रहा है, एक ऐसी कोई मूर्ति बना के होती हैं, जिम कोर्ट अदालत, ये इस टाइम से चलता आ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं फ्रांस से इंडिया ने भी लिए हैं, जैसे बारोवुड कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार मैं बोलता हूँ। तो जस्टिस ऐसे मूर्ति इतकन वेइंग में, ये वेइंग स्केल ऐसे है, तो साथ में क्या है, इस वेइंग स्केल की ये मूर्ति है ना, इसको ऐसे पट्टी लगी है, ऐसे ब्लैक पट्टी लगी है आंखों पे। इसका क्या मतलब है, अंधा कानून नहीं, क्या हुआ, अंधा कानून नहीं, इसका मतलब है आगे जो भी होगा, मेरा पेरेंट भी क्यों ना होगा, मुझे फैसला एज पर लॉ ही सुनाना है, मैं जात नहीं देखूंगा। बवुशन मोदी जवाब ब्रोकन कि ना गरीब इंसान ब्रोकन, जो भी आएगा मैं काम करूंगा एज पर लॉ। दैट्स वाई कि इसको आंखों पे पट्टी बंदी होती है, दैट मीन जस्टिस करूंगा, इंसाफ करूंगा, ऊंच नीच नहीं देखूंगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ऐसे जो मूर्ति है ना, तो वो ये अगर कह कोर्टस में चाव तो कुन टाइम मज गन चक्रस वुचन गसन यम चीज नहीं, अल्लाह ताला कर रहम हम मूजूब न क्या गसन चक्रस वुचन कित चलान कोर्ट है, यमिस LLB WLLB कर तमिस चीज़ पता पाने प्रैक्टिकली तक करना। तो ये वहाँ पे लगा होता है, जो भी जज साहब होता है उसके सामने ऐसी मूर्ति लगी होती है। इसका मतलब ही है कि जज जस्टिस कर रहा है वहाँ पे। आवाज़ समझ, तो कर रहा है कि नहीं कर रहा पता नहीं। पोस्टेज स्टैम्प्स, अच्छा ये आपको क्वेश्चन भी है, मैरिनिया का क्वेश्चन है आपको एक, और ये आने के चांसेस कम है लेकिन कभी कभार आता भी है, ठीक है ना, बहुत बार आया भी है लेकिन ज़्यादा टाइम भी ये नहीं आया। तो फिलहाल इसको जो है स्टार मार्क करेंगे। अब postage stamps of the 1850 with the figure of the Marinia representing the Republic of France। Marinia ये एक इमेज है, जैसे भारत माता है वहाँ पे फ्रांस में एक जो इमेज होती थी जिसका नाम था मैरिनिया। यहाँ पे भारत माता है, वहाँ पे मैरिनिया है, ठीक है ना। मैरिनिया क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक कोई समझाएगा मुझे क्या है, व्हाट इज रिपब्लिक? सच में ऐसे खामोश बैठोगे, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये चला। अच्छा, डेमोक्रेटिक फॉर्म बे का सिंपल वे में बोला, रिपब्लिक में जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट में, बस इतना है। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे इलेक्टेड होंगे मेंबर्स, ये वहाँ से समझ, इलेक्टेड मीन्स लोग चुनेंगे मेंबर्स को, दिस इज रिपब्लिक। तो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे दूसरा है, यही मैरिनिया का है। फिलहाल मैरिनिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, रिपब्लिक। परसों मुझे कोई बोल रहा था, कहीं पे मैं पढ़ा रहा था, बोला सर ये जो क्रिश्चियन है ना ये अभी भी इसको कब्र पे लगा रहे हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, आप लोग इसके बारे में अगर पता है किसी को, मुझे थमा क्रिश्चियन कब्र पे वैसे मगर पता क्या। तो
ये वाली मैरिनिया का ये मूर्ति ऐसे बना, वो मूर्ति ही, हाँ बोला किसी स्टूडेंट ने, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में पूरा। क्रॉस तो रखते हैं, बोला कि ये भी कहीं पे उन्होंने श्रीनगर में है, तो बोला कि देखा वो गुमत सच में है। अच्छा अच्छा देखो आप इधर बस एलिगोरी ऑफ फ्रांस मैरिनिया underlining the idea of people's nation. Her characteristics were drawn from those of the liberty and the republic. The red cap, tricolor, ये कुछ है, cockade. Statues of Marini were erected in public squares to remind the public to nation's symbol of the unity and to persuade them to identify with it. Marinia images were marked on the coins and the stamps. देखो अब मैरिनिया का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता था। मैंने अभी देखा खास तौर पे मैरिनिया का जो इस्तेमाल होता था ना, वो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ये जो फ्रांस है ना, ये अब रिपब्लिक बनेगा। लुई 16 वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा, मोनार्कियल सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। लोग अब गवर्नमेंट को चुनेंगे, चुनी हुई सरकार होगी जिसमें लोग खुश रहेंगे, चुनी हुई सरकार और सब चुनेंगे। लेकिन फिर तो पता ही है वहाँ पे एक्टिव पैसिव वोटर्स बने, तो इसको फिर से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ये क्या लिबर्टी को भी समझा रहा था मैरिनिया, इवन रिपब्लिक को भी समझा रहा था। रेड कैप ट्राई कलर वगैरह तो पता ही है। अब नीचे आ जा फिर से, जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े मार्केट होते थे, मुइन तो ये लाल चौक ततन बनावा यथ कन घंटाघर छना बनावा, घंटाघर छना सा मेन सिटी मजस, वहाँ पे इस तरीके की ऐसे मूर्तियाँ लगती थी। वहाँ पे क्यों लगती थी? ताकि लोग जो भी यहाँ से गुजरेगा ना, उसको दिमाग में रहेगा नहीं, वी आर बोर्न टू बी फ्री, हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, इसके लिए जदोजहद जितनी भी करनी चाहे हमें करनी है। तो हम, अच्छा दूसरा, हम क्या है, हम एक यूनिटी में रहेंगे नेशन में, जितने भी लोग हैं हमें यूनिटी में काम करना पड़ेगा। किस किस में कैसे, जैसे पीजेंट एक ग्रुप था, मिडिल क्लास था, ठीक है ना, एरिस्टोक्रेसी तो इनकी दुश्मनी थी। क्या हुआ? एरिस्टोक्रेसी तो इनकी दुश्मनी थी। अच्छा इतना ही नहीं, फिर जब नई सरकार आई जो इस मकसद में कामयाब हुए कि दे ब्रिंग द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, जब हमने देखा लुई 16 को वहाँ से हटा के उन्होंने रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई, जैसे ये मिडिल क्लास ने, उन्होंने क्या किया, जो वो करेंसी का यूज़ कर रहे थे ना, कॉइन्स का, उन्होंने उसके स्टैम्प पे भी लगाया था मैरिनिया का ही ऐसे, ठीक है ना। जैसे इंडिया में गांधी जी पैसों पे, क्यों? क्योंकि गांधी जी एक ऐसा बंदा है जिसने नेशनल स्ट्रगल में अहम रोल गांधी जी का था, है ना। एज पर द इंशाल्लाह नेक्स्ट यथ चैप्टर्स में पढ़ो, गांधी जी ने मेन रोल नेशनल स्ट्रगल में और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने में, उसने बहुत सारे ऐसे जो है कदम उठाए थे। और फिर क्या किया गया, जब नया भारत बनाना, उसके ही जो इमेजेस हैं वो हमारे आज पैसों पे है, तम वरई चला कभी भी नहीं। तो ये था इसका। अब जर्मनिया एक और इसका मॉडल सिंबल की थी कोई लेडी, कोई नहीं थी। कोसोस योस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थोक ना, भारत माता है कोई? कौन है ना? कोस दुर्गा माता। एक और है जर्मनिया। तो क्वेश्चन मैरिनिया एंड जर्मनिया एक ही क्वेश्चन है, अगर नोट्स पे भी देखोगे भी ये क्वेश्चन है, उधर एक क्वेश्चन है, कुछ 1848 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, कोई पढ़ के सुनाओ। हाँ, क्वेश्चन है कि मैरिनिया एंड जर्मनिया थे कौन और उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी विजुअलाइज करने में। इजी है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी ये करने में। लाइव असीमर दिखाई रिश्वत, हाँ बात माना कि रिश्वत। अच्छा वो सा एलिगोरी ऑफ जर्मनिया। जर्मनिया क्या था? इन विजुअलाइजिंग रिप्रेजेंटेशन जर्मनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक। ये ओक है ना, ओक ट्री, इसी का जो क्राउन को युस अमिस आसान चाहिए इतना क्या शान ताज, ठीक है ना। क्राउन ओक लीव्स का बना हुआ था। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर द हीरोइज्म, क्योंकि जर्मनी में ओक का मतलब था हीरोइज्म। हीरोइज्म मीन्स जो लड़के कुछ हासिल करे, सूचना हीरो फिल्म में हीरो रियल हीरो मच, जो रियल लाइफ में लड़के कुछ हासिल करे। तो ओक ट्रीज का इस जर्मनिया का ये ऐसे ताज लगा हुआ था, क्राउन लगा हुआ था, जो ये दर्शाता था, जो ये पर्सोनिफाई करता था कि ये हीरोइज्म है, ठीक है। तो इसका आप ये लिख सकते हो।
अब यहाँ पे देख लेना, नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो किसी ने बोला भी था, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, कोई परसों बोल रहा था मुझे, कौन बोल रहा था, मनशा बोल रही थी, अच्छा इसको है उसमें वहाँ थे जो पूरे ध्यान ये कर रहे बस सेंड किया है माशाल्लाह, तो बहुत याद, इसलिए आज आप अच्छे से पढ़ोगे। हाँ ये खुद लिखना है। देखो कंसेप्ट दो है, नेशनलिज्म एंड यूरोप, बोलना यूरोप, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म। पहले नेशनलिज्म को समझेंगे जल्दी एक बार, क्योंकि ये हमने समझा है। एक कंट्री है, विषय ये ना, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा ना, आप ऐसे मानो कि चैप्टर में हमें यही पढ़ना था, नेशनलिज्म जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखोगे इधर। एक कंट्री है जिसके ऐसे यूनिट्स बने हैं, और वी कैन से जो फ्रेगमेंट्स में जो बंटा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से बंटा हुआ है। जैसे हमने जर्मनी का भी देखा, हमने ब्रिटेन का भी देखा, हमने इटली का भी देखा, है ना, हमने बहुत सारे इन इलाकों का देखा कि इस तरीके से वो बंटे हुए थे। फिर क्या होता है, लोगों में नेशनलिज्म आता है, और नेशनलिज्म आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनिफाई किया उन इलाकों को। जैसे हमने देखा इटली का यूनिफाई हुआ, हमने देखा जर्मनी का यूनिफाई हुआ, और इसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनी, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनी जो हर एक इलाके को अब रूल कर रहा है, और एक ही गवर्नमेंट से अब रूल हो रहा है ना। इससे क्या हुआ, बहुत सारे नेशंस ऐसे थे जो क्या हुए, जो प्रॉस्पेरियस बने। पहले वो किसके लिए लड़ रहे थे, नेशनलिज्म मीन्स इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते थे इन छोटे छोटे राजाओं से, इन छोटे छोटे कंट्रीज से, जिन्होंने इनके इलाके अपने कब्जे में किए थे, है ना। तो अब इसके बाद क्या है, अब वो आज़ाद हो गए। मान लो ये एक कंट्री थी, ये अब यहाँ पे आज़ाद हुई, एंड देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नाउ। अब इनके पास पैसा आया, अब इनके पास पावर आएगा ना धीरे धीरे। जैसे फ्रांस या बाकी ब्रिटेन की बात करेंगे, हमने देखा इंग्लैंड कैसे पावरफुल बना था कल, है ना, तो कल उसके बारे में भी हमने देखा था। अब देखो क्या होता है, नेशनलिज्म आया, समझिए क्या था, ये यही था, पहले नेशन स्टेट को बनाना जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हुकूमत हो, और इंडिपेंडेंटली सोवरेनिटी के साथ अपनी कंट्री को रूल करे। लेकिन हमेशा ये इस्लाम ते वनान, लुकन हिंज लालच रुक न कहें, यमिस 10 आसन सो वो कर बनन। अब ये पहले क्या कर रहे थे, ये बात नहीं, ये पहले क्या कर रहे थे, ये पहले इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें आज़ादी मिले। लेकिन जब ये पावरफुल बने, जो इनके साइड में अब कंट्रीज थी जो भी पावरफुल थी, जिन्होंने भी आज़ादी हासिल की थी, लेकिन थोड़ा इनसे कमज़ोर थे, क्या थे, कमज़ोर थे, इनकी इतनी लालच बढ़ी, इन्होंने बोला कि अब हम इन पे कब्जा करेंगे। नाउ नेशनलिज्म ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू इंपीरियलिज्म। अब पहले कंट्री क्या थी, खुद स्ट्रगल कर रही थी, किसके लिए, आज़ादी के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए। जैसे हमने समझा, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी, ये इटली के साथ भी हुआ, ये जर्मनी के साथ भी हुआ, ऐसे फ्रैगमेंटेड थे पहले, फिर यूनिफाई हुए। पढ़ा ना हमने, ओटोमन बिस्मार्क का रोल, गरीबल्दी का रोल, है ना, बहुत सारों का पढ़ा। लेकिन जब ये कंट्री अब आज़ादी हासिल की, नाउ इट बिकम्स अ नेशन स्टेट, वहाँ क्या जरूरत, हमें कहीं ज़रूरत। लेकिन अब इनकी लालच बढ़ गई, इन्होंने देखा कमज़ोर स्टेट में बे साइडस ब्याक, क्यों ना मैं इसके रिसोर्सेज को छीन लूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पावर और पैसे का यूज़ करके इस कमज़ोर कंट्री पे इंपीरियलिज्म किया। इंपीरियलिज्म मीन्स कोई ताकतवर कंट्री किसी छोटी कमज़ोर कंट्री पे कब्जा करके वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ करे, ठीक है ना। अगर नेशनलिज्म तो हमने देखा है पहले, इंपीरियलिज्म का आप लिखोगे, a powerful country ऐसे लिखेंगे, ऑक्यूपेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पावरफुल कंट्री ओवर अ वीक कंट्री, ओवर अ वीक कंट्री,
शॉर्ट में आप फिलहाल ये लिखो इसका, इसको हम अभी आगे भी समझेंगे, डेफिनेशन इतना लिखो, इससे ये समझ आ जाएगा। पावरफुल कंट्री का ऑक्यूपेशन या ऑक्यूपाइड करना दूसरे को, ठीक है ना, या टुक ओवर, अ पावरफुल कंट्री टुक ओवर अ स्मॉलर एंड वीक कंट्री। तो ये यहाँ पे हम समझेंगे फिलहाल। अब देखो ये बनो ना वो जवाल, जवाल क्या बनो, नेशनलिज्म बनो वक्ती तौर पर जवाल। वह वनान तिम जिस कंट्री पे ये मान लो ये दो कंट्री हैं, ये पावरफुल कंट्री है और इस कलर से अब इन पे बेचारों पे इंपीरियलिज्म हो गया। ये कंट्री बोल रही थी कि नेशनलिज्म ही क्यों आया, बोलेंगे ना क्यों, क्योंकि अगर इनको नेशनलिज्म नहीं आता, समझ लेना, ये बोल रहे कि नेशनलिज्म ही क्यों आया, ये बोलते कि अगर नेशनलिज्म नहीं आता ये खुद अभी स्ट्रगल में